दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की और उसका चैप्टर नंबर 1। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि हम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और उसके कुछ की पॉइंट को देखते हुए चल रहे हैं। हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी के को ही पढ़ते चलेंगे। बाद में मैं आपको इसका समरी भी करवाऊंगा और फिर उसके बाद में मैं आपको इसका एडवांस क्लास करवाऊंगा। आपसे वादा है कि हिस्ट्री में आपको इससे बाहर कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका हिस्ट्री यहीं से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इस क्लास को पूरी तरह से देखिए। इससे आपके जो फायदे होंगे वो दो होंगे। एक फायदा तो आपका होगा कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन कमज़ोर होता है वो आपका मजबूत होगा, और दूसरा आपके पढ़ने का जो एक रिदम है वो व्यवस्थित होगा। आपके अंदर एक क्वालिटी बिल्ट होगी जो आपके पढ़ने में आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। इसलिए रीडिंग कंपलसरी है। इसलिए अभी हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं, बाद में समरी करेंगे और फिर एडवांस क्लास में पूरी तरह से इसको कवर करेंगे। और यहाँ पे इसके जो भी की पॉइंट हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, जिससे हम जब एडवांस में जाएं तो हमें चीज़ें नई ना लगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे कह दूं कि यूट्यूब के इतिहास में इस तरह से पढ़ाने का सिस्टम अभी किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं है। इस तरह की पहली क्लास यूट्यूब पर हो रही जो आपको सिर्फ पहले रीडिंग करवाएगी, समरी देगी और एडवांस क्लास होगी। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें और ऑल पे सेट करें, जिससे हमारा जो भी वीडियोस आए वो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। आप साथ में चलते रहिए, क्योंकि जब वीडियोस की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है करने में। इसलिए साथ साथ चलते रहिए। चलिए चलते हैं। ये एक मैप है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा और हम अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। आप कह सकते हैं जो पहला नक्शा बना वो 1154 में बना। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों ही नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मानचित्र बने, एक 1154 में बनता है, एक 1720 में बनता है। 1154 में जो मानचित्र बना उसमें त्रुटियां थीं, समय के साथ इसमें सुधार हुआ और 1720 में जो मानचित्र बना वो आज के मानचित्र से मैच करता है। चूंकि इस चैप्टर का शीर्षक ही था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, तो आप देखिए यहाँ पे अंतर आ रहा है। आपने एक मैप अभी ऊपर देखा, आगे आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थीं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। चूंकि समुद्र यात्रा बिना नक्शे के संभव नहीं है, तो यात्री जो नाविक थे समुद्र यात्रा करते थे, उस मैप का प्रयोग करते थे। आप जो दूसरा मैप है जो 1720 में बना, इस मैप को आप देखिए। यहाँ पे आप देखिए जो भारत को दर्शाया गया है, यही आज भी भारत का ऐसा ही नक्शा है। श्रीलंका यहाँ पे, लेकिन जो पीछे नक्शा था वो अलग ही तरीके से था। उसमें जो आज का तमिलनाडु का क्षेत्र है वो उत्तर भारत की साइड में पहुँच गया था।
अब आगे चलते हैं, हम लोग रीडिंग के इस क्रम में आगे चलते हैं। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, उस समय के शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। आप इसको इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि तत्सम और तद्भव हिंदी में आपको दो टर्म पढ़ाए जाते हैं। तत्सम जो सीधे संस्कृत में यूज किए जाते हैं, संस्कृत भाषा में हैं, वो तत्सम होते हैं, और जो उनसे निकल करके अलग अर्थ में उसी अर्थ को संदर्भित करते हुए प्रोनाउंसिएशन के संदर्भ में दूसरी तरह से आया, उनका थोड़ा सा विकृत रूप हुआ, वो तद्भव हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी था कि समय के साथ परिवर्तन आता है भाषाओं में। जैसे एक कहानी है, एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे बानी। ये चीज़ यहाँ भी लागू हो रही है कि थोड़ी थोड़ी समय के बाद में भाषाओं के क्रम में परिवर्तन आता है। बाद में यही भाषाएं शुद्ध देसी रूप में प्रयुक्त होने लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। अब आप यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना चाहिए ये फारसी का इतिहासकार था मिन्हाज ए सिराज। इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 13वीं सदी में किया था, अर्थात 1200 से लेकर के 1300 के बीच में। कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसने यूज किया था। और उस समय उसका जो अर्थ था वो सिर्फ आज का जो आधुनिक पंजाब है, हरियाणा है और गंगोत्री से निकल करके जिस रास्ते से बहते हुए जा रही है बिहार की साइड में, उसके बीच का जो इलाका था वो उस समय के हिंदुस्तान में उसके शब्द के हिसाब से शामिल था। लेकिन आज उसके मायने बदल गए हैं। आज एक हिंदुस्तान के अंतर्गत बहुत बड़ा एरिया आता है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। दिल्ली के सुल्तान हम आगे पढ़ेंगे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से हुए राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। वैसे ही था, जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ तो उसका अर्थ अलग था। आगे जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका अर्थ अलग था, और आगे और भी जब तमाम जगह किताबों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया तो उनके अर्थ अलग थे। उनके भौगोलिक क्षेत्र में अंतर था, बड़ा क्षेत्र हो रहा था, विस्तृत हो रहा था। ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसको साथ करते हुए ये अपने आप को धीरे धीरे बदल ही रहा था। चलिए आगे चलते हैं। अभी
किसी से शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है, तो इतिहासकारों को भी इसका ध्यान रखना होता है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब आपने अभी देखा यहाँ पे सीधा सा शब्द विदेशी जो आज के संदर्भ में है कि अगर आप भारत से बाहर हैं, भारत से के क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं तो आप विदेशी कहलाएंगे। लेकिन प्राचीन समय में, पुराने समय में, मध्यकाल आते आते उस परिवर्तन हुआ, लेकिन उस समय जो विदेशी का अर्थ था, अगर आप एक गांव के बाहर से भी हैं तो आप विदेशी कहे जाते थे। आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जो फायदा है वो इसी तरह से होने वाला है कि आपको ये चीजें विदेशी के बारे में आपको बताने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है। वो आपको चीजें नहीं बताएंगे कि प्राचीन काल में इस तरह से हो रहा था। ये बेसिक चीजें आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ा रहा हूं और उसके जो भी छोटे टर्म हैं उनको नोट डाउन करवाता चलूंगा, बोलता चलूंगा, आप नोट करते चलिए। उसके बाद जब हम एडवांस में जाएंगे तो वहां पे उसको और एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया था कि 1000 वर्षों की बात कर रहा है, तो 700 से 1750 के बीच की बात कर रहा है। 1750 को आप इस संदर्भ में ले सकते हैं कि इस समय भारत में अंग्रेज स्थापित हो चुके हैं और उनकी शासन सत्ता जो है वो धीरे धीरे विस्तृत हो रही है और काफी इलाकों पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया हुआ है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा था इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है, तो उनमें सिक्का, शिलालेख, स्थापत्य, ये आपका यहाँ पे एक तरह से रिवीजन हो रहा है, आपको उसको याद रखना चाहिए। स्थापत्य क्या होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको बताया गया था, यहाँ पे भी एक बार आप पुनः देख लीजिए। स्थापत्य मतलब होता है आपने मंदिर कैसे बनाए हैं, आपके घर कैसे बने हुए हैं, इसी को स्थापत्य बोलते हैं, भवन निर्माण की कला। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। कहने का तात्पर्य है प्राचीन काल में जो स्रोत हैं वो कम मिल रहे हैं, लेकिन जो मध्यकाल आ रहा है 700 से 1750 के बीच की जो बात कर रहा है 1000 की, इस बीच में अब तमाम सारी लिखित सामग्रियां उपलब्ध होने लग गईं। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। अर्थात अब कागज का प्रयोग बहुतायत में होने लगा, बड़े तौर पे होने लगा। अब शायद इसकी फैक्ट्रियां भी लगनी शुरू हुई होंगी। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे।
इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अब यहाँ पे आपके लिए जो शब्द आया वो एक पुस्तकालय आया, एक अभिलेखागार आया। तो पुस्तकालय भी और जो अभिलेखागार है लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन पुस्तकालय में आपको पुस्तकें मिलती हैं सिर्फ। जो एक अर्थ होता है वो यही होता है कि पुस्तकालय में आपको किताबें मिलती हैं, लेकिन जो अभिलेखागार होता है वहाँ पे किताबें भी मिलती हैं और तमाम सारे वो अभिलेख भी मिलते हैं जो किताब रूप में नहीं होते हैं। एक शासक वर्ग उसका उपयोग करता है, आम जनता के लिए वो उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन पुस्तकालय आम जनता के लिए उपलब्ध होते हैं। इसमें कोई भी जाकर के किताबें पढ़ सकता है, लेकिन अभिलेखागार में हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तमाम सारी सेंसिटिव चीज़ें रखी हुई होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज के समय में भी आप देखिएगा हर सरकार के पास अपना एक अभिलेखागार होता है, जहाँ पे अपने सामानों को, दस्तावेजों को लोग रखते हैं। वहाँ पे सिर्फ सरकारी व्यक्ति ही जा सकता है और जो उसका मालिक होगा, उसका अधिकारी होगा, वही जा सकता है। आगे चलते हैं हम। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलवासी हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। छापे खाने का तात्पर्य फैक्ट्री से है, जिसमें लिखाई का काम होता होगा। प्रिंटिंग प्रेस आज के संदर्भ में आप कह सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ये लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। आप अपने बचपन को याद करिए, या जब आप क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे होंगे तो आप याद करिए, आपने भी ऐसा किया होगा कि आपको काम दिया जाता था स्कूल से और आप जब काम पूरा करके नहीं लाते थे, अब चाहे वो आप कर नहीं पाए या आपको आ नहीं रहा था, तो आप इसके लिए स्कूल में आते थे, अपने किसी दोस्त की कॉपी मांगते थे और उसकी कॉपी कर लेते थे। और ज़्यादातर जिसमें आप फंस भी जाते थे, जब टीचर उसके बारे में पूछता था, चूँकि आपने नकल मारा था तो आपको पता ही नहीं होता था, तो आप जो एक्चुअल में उसमें लिखा गया होता उसके बियॉन्ड आप बताते थे और यहाँ पे आप पकड़ लिए जाते थे कि आपने ये नहीं लिखा है। लेकिन जो एक्चुअल में लिख के लाया होता था उसको पता होता था उसने क्या लिखा है। तो कहने का अर्थ यही है कि जो हाथ से लिखे जा रहे हैं, तो पहले जो लिखे गए थे उनके लिखने में और जो अभी दोबारा लिखे गए, इनमें अंतर आ जाते थे। एक्सप्लेनेशन के भी अर्थ संदर्भ में अंतर आ जाते थे। पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे हेर फेर करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। आप लोग भी यही करते थे, हम लोग भी अपने बचपन में यही करते थे, कुछ शब्दों को बदल देते थे, जिससे टीचर को सेम ना मिले तो लगे कि शायद इसने खुद लिखा है। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। अब वही है, बदलता गया। इससे पहले बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लेखकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतियों का अध्ययन करना पड़ता है। आज भी आप देखेंगे जब लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के रिसर्चर होते हैं वो उस सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक रिसर्च करते हैं, उस टॉपिक रिसर्च के लिए वो एक नहीं कई सारी किताबें पढ़ते हैं, तब जाकर के एक उसका निचोड़ निकालते हैं कि इसका ये मतलब था। क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, एक किताब से दूसरी किताब में जाने में उसके अर्थ बदलते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इसका कहने का अर्थ यही है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा संस्करण आते हैं किताबों के, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, एक फर्स्ट संस्करण, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके आता रहता है, साल दर साल बदलता रहता है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था।
दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अब आपने देखा कि एक ही व्यक्ति दो किताबें लिख रहा है, अपना यात्रा वृत्तांत ही लिख रहा है, लेकिन दोनों किताबों में अंतर आ जाता है। इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि एनसीईआरटी से लेकर के जब चीज़ें अलग बनाई जाती हैं, सारांश बनाए जाते हैं, तो उसमें तमाम चीज़ें अपने तरफ से ऐड कर दी जाती हैं और तमाम चीज़ें अपने तरफ से हटा दी जाती हैं। तो जो एक्चुअल में आपको एनसीईआरटी से चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। आपको उसके लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 1700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार, आग्नेयास्त्र मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे, अर्थात विदेशी आए होंगे जो। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। मतलब अब चीजें बदलेंगी तो सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। सामाजिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक परिवर्तन भी होगा, आर्थिक परिवर्तन भी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की इकोनॉमी क्या थी और उस समय का समाज क्या था, संस्कृति क्या थी। लेकिन आज के समय आप कहाँ पे आके खड़े हैं? आज आप टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर हैं, तब नहीं हुआ करते थे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे, क्योंकि अब लोगों के पास संसाधन हो गए थे तो यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात 16वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने उठाया। कायस्थ का जो अर्थ होता है वो है जो लिपि लिखने का काम करते थे और जो मुंशीगिरी करते थे, उनको कायस्थ कहा जाता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में दी गई एक जानकारी दिखा दूं। पर्यावास, आपको इसकी परिभाषा याद रखनी चाहिए। ये पर्यावास आप जब आगे एडवांस में पढ़ेंगे और एडवांस के संदर्भ में जब आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये शब्द आपके लिए आएगा। आप अभी से इसका टर्म याद कर लीजिए। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। आपको इसकी ये परिभाषा याद रखनी चाहिए, ये आपके काम आएगा। आगे अपने चैप्टर पे चलते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। आप आज अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए कि जिस समय वो अपने होशो हवास के समय में थे, जिस समय का अभी उनको याद हो कि इस समय ये था,
तो आप उनसे अगर पूछेंगे तो बताएंगे कि जब वो यहाँ पे रह रहे थे, जब से उन्होंने होश संभाला है, यहाँ पे बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज आप उन जंगलों को नहीं पाएंगे। और आप अपने में ही देखिए, बहुत सारे जंगल आपके सामने ही कट करके खत्म हो गए होंगे और वहाँ पे आज खेती हो रही होगी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंच या नीच का दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। आप इसको सिर्फ और सिर्फ इस संदर्भ में समझ लीजिए कि आज आप अपने आप को इसी स्थिति में रख दीजिए, आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगे कि समाज में क्या परिवर्तन हुए, मालिक वर्ग कौन था, आस्था और बेगारी कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं, मंदिरों का प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ा, जंगल कटे तो वहां से कौन कौन लोग विस्थापित होने कहाँ जाना पड़ा, जातीय व्यवस्था किस कैसे हावी होती जा रही है, आपको ये बहुत क्लियर पता चल जाएगा। मैंने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ाते समय कहा था कि इतिहास को जब आप पढ़िए तो जो भी चीज़ें आपको घटित हो नहीं समझ में आ रही, वो आज के संदर्भ में आप अपने आप को वहाँ पर रख करके देखिए, आपको चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पढ़ने से ही समझना चाहेंगे तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें कुछ कैरेक्टर को घुसा देंगे, अपने आप को एक कैरेक्टर बना लेंगे, तो आपको वो चीज़ें तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएंगी। आगे देखते हैं हम लोग। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। आज के संदर्भ में आप देख लीजिए, हर जाति के अपने अपने संघ बन गए हैं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलजुल कर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आप देखिए यहाँ पे कि कैसे जातियों को नियंत्रित किया जा रहा है, सभाएं बनाई जा रही हैं। आज के समय के हिसाब से देखिए, अलग अलग जातियां अलग अलग स्तर पे अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं, अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती हैं, तो उनके संघ बनते हैं, पंचायतें बनती हैं, महापंचायतें होती हैं, खाप होते हैं। तमाम तरीके से समाज को नियंत्रित किया जाता है। ऐसे ही उस समय भी होती थी। समाज को नियंत्रित करने के लिए जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो नियम बनाते थे। जो नियम बनाने के काम करते थे उन्हें सभा कहा जाता था और बाद में पंचायत कहा जाने लगा। इनका जो भी ये लोग नियम कानून बनाते थे वो समाज को पालन करना पड़ता था। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है और अगर हम कंटिन्यू एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर हमारा बड़ा होगा उसको हम पार्ट में पढ़ेंगे, जिससे आप भी ऊबे नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ने से ऊब जाएंगे तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे। इस चैप्टर का जो अगला शीर्षक होगा, जो अगला पार्ट का शीर्षक होगा, वो होगा क्षेत्र और साम्राज्य। कुछ साम्राज्यों के बारे में उसमें हम देखेंगे, थोड़ी सी जानकारी, कैसे साम्राज्यों के स्तर पर परिवर्तन हुए।
और फिर आगे धीरे 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 ऐसे ही हम अपने एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।